प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग एवं आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से आप तक योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम 12:35 से 12:55 तक प्रसारित होता है। आप घर पर सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को सही तरह से कर पाएं, आपका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन कार्यक्रम को सुनें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आज के प्रसारण में कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 15 हमारे गौरव भाग 2 की प्रस्तुति देने आ रही हैं आपकी अध्यापिका श्रीमती मनीषा गुप्ता और समीक्षक हैं श्री मदन मोहन मेड़तवाल। प्यारे बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमारे शहरों के चौराहों, विद्यालयों और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी होती हैं। आपके प्रधानाचार्य के कक्ष में भी कई महान हस्तियों की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। प्यारे बच्चों, असल में देश की आजादी और विकास में इन महान विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये हमारे सच्चे नायक हैं और यही हमारे गौरव हैं। आज के विद्यालय प्रसारण में आइए सुनते हैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ 15 भाग 2 से पाठ हमारे गौरव। वार्ताकार हैं शिक्षिका श्रीमती मनीषा गुप्ता। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हमारे गौरव भाग 2 का अध्ययन करेंगे। अच्छा बच्चों, आप कौन से देश में रहते हैं? अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हाँ तो बच्चों, अब आपको पता लग गया ना कि हम कौन से देश में रहते हैं। बहुत अच्छा, हम भारत देश में रहते हैं और भारत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। बच्चों, हमारा देश प्राचीन समय में विश्व गुरु रहा है। विश्व गुरु यानी कि समस्त संसार का गुरु, पूरी दुनिया का गुरु। इसे विश्व गुरु बनाने में हमारे देश के महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों व समाज सुधारकों का विशेष योगदान रहा है। ये महापुरुष, ऋषि, मुनि और हमारे देश की इमारतें, स्मारक, साहित्य व प्राकृतिक सौंदर्य आदि हमारे गौरव कहलाते हैं। गौरव शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है बच्चों? बिल्कुल सही सोचा आपने। गौरव यानी गर्व, जिस पर हम गर्व कर सकें। ऐसे कार्य जो सदियों तक याद रखे जाते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा व उदाहरण बनते हैं। हाँ तो बच्चों, ऐसे कौन कौन से व्यक्तियों, इमारतों, स्मारकों, महापुरुषों व विदुषी महिलाओं को जानते हैं जिन पर हमें गर्व है, जो हमारे गौरव हैं? बहुत अच्छे। महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, भगत सिंह, शिवाजी, रानी पद्मावती, ताजमहल, सोमनाथ का मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, अशोक स्तंभ, रानी दुर्गावती, महात्मा गांधी, क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, आर्यभट्ट, नागार्जुन, महर्षि चरक आदि अनेक वैज्ञानिक व वीर महिलाएं हैं जिन पर हमें गर्व है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारे गौरव पाठ की शुरुआत महर्षि चरक के साथ करते हैं। हमारा देश भारत बहुत प्राचीन है और प्राचीन समय से ही यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक व चिकित्सक हुए हैं। वैज्ञानिक ऐसे व्यक्ति जो विज्ञान विषय के नियम व सिद्धांतों के बारे में गहराई से जानते हैं। चिकित्सक आज के समय में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जिन्हें चिकित्सक भी कहा जाता है, लेकिन आजकल आमतौर पर बोलचाल में डॉक्टर शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। महर्षि चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे। प्राचीन समय में हमारे देश में जड़ी बूटियों, धातुओं आदि से ही बीमारियों का उपचार किया जाता था, जिसे आयुर्वेद कहा जाता था। आजकल जो अंग्रेजी दवाइयों से उपचार करते हैं, उसे एलोपैथिक उपचार कहते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर साहब को वैद्य जी भी कहा जाता है। अच्छा, जब हमें जुकाम खांसी हो जाती है तो माँ हमें गुड़ हल्दी की चाय पिलाती है, सरसों का तेल गरम करके छाती पर लगाती है। इस तरह के छोटे छोटे घरेलू उपाय भी आयुर्वेद के ही अंग माने जाते हैं। महर्षि चरक कुषाण राज्य के राजा कनिष्क प्रथम के राज्य वैद्य थे। इनका नाम चरक कैसे पड़ा? बच्चों, इसकी एक मजेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला।
महर्षि चरक को जनता अर्थात सभी लोगों की सेवा करने में बहुत रुचि थी, इसलिए वे जगह जगह जाकर जनता की सेवा व इलाज किया करते थे। साथ ही साथ प्रत्येक स्थान पर घूम घूम कर चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। अच्छा बच्चों, आजकल आपको नई नई जानकारियाँ, खबरें कहाँ से प्राप्त होती है? टीवी, मोबाइल, रेडियो आदि से ना। लेकिन प्राचीन समय में हमारे पास ये सब साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए किसी भी जानकारी को दूसरे व्यक्तियों या स्थान पर पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था और वहां जाकर जानकारी दी जाती थी। महर्षि चरक का प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है। इसमें उन्होंने 8 भागों की रचना की है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों की पहचान व उनके गुणों का वर्णन है। साथ ही साथ सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं की भस्म, जिसे राख भी कहा जाता है, के प्रयोग का वर्णन मिलता है। महर्षि का मानना था कि चिकित्सक को दयावान व सदाचारी होना चाहिए। एक चिकित्सक के मन में रोगी के प्रति दया का भाव होना बहुत जरूरी है। महर्षि ने समस्त रोगों का कारण वात, पित्त एवं कफ का संतुलन बिगड़ने को माना है। महर्षि चरक के सिद्धांत को आयुर्वेद में आज भी अमूल्य माना जाता है और इसी के आधार पर रोगी का उपचार किया जाता है। महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। अच्छा बच्चों, आप बता सकते हैं कि एक चिकित्सक में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। एक चिकित्सक को दयावान, सदाचारी होना चाहिए और साथ ही साथ उनके मन में रोगी के प्रति दया का भाव होना बहुत आवश्यक है, जिससे वे रोगी का उपचार ठीक प्रकार से कर सके। आचार्य सुश्रुत हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। शल्य चिकित्सा का अर्थ सर्जरी से लिया जाता है। सर्जरी यानी कि चीर फाड़, ऐसी क्रिया जिसमें शरीर के अंगों को चीर फाड़ कर पुनः ठीक किया जाता है, उसे सर्जरी कहते हैं। मानव के शरीर के अंगों अर्थात अलग अलग भागों के अनुसार शल्य चिकित्सक भी अलग अलग होते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय संबंधी इलाज करते हैं। आजकल बच्चों हम हार्ट अटैक का नाम बार बार सुनते हैं, इसका इलाज कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसी प्रकार पेट संबंधी समस्या के लिए हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आंख, नाक, कान के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि ईएनटी चिकित्सक होते हैं। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण त्वचा संबंधी समस्याएं भी बहुत बढ़ती जा रही है, इसीलिए त्वचा संबंधी चिकित्सक, जिन्हें स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं, की भी मांग बढ़ी है। आजकल जो हम प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी जिसमें शरीर के किसी भी बिगड़े हुए अंग को पुनः पहले जैसा बना दिया जाता है, उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं, का उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था। आचार्य अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रियाविधि से ही पढ़ाते थे। वे अपने छात्रों को चीर फाड़ के अभ्यास की शुरुआत सब्जियों और फलों से करते थे, बाद में मुर्दा शरीरों पर उनका अभ्यास करवाते थे। आचार्य का मानना था कि डॉक्टर को सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक समझ में भी प्रवीण होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी के इलाज के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों, उपकरणों का आविष्कार किया, खोज की। इनमें से अनेक औजार तो आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ तो बच्चों, सर्जरी में कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है? बहुत अच्छा, आप सोच रहे हैं ना, जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो उनके गले में क्या दिखाई देता है? जी हाँ, जिससे डॉक्टर साहब हमारी जांच करते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। दूसरा है थर्मामीटर। जब हम बीमार होते हैं, हमें बुखार आती है, तो हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन मास्क। जब मानव के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैनुला। जब कोई रोगी गंभीर बीमार होता है या बीमारी लंबी हो जाती है तो ऐसे मरीजों को बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जिसके लिए उनके शरीर में बार बार छेद किए जाते हैं। अतः रोगी को दर्द से बचाने के लिए उनके हाथ में कैनुला लगाया जाता है, जिससे दर्द कम हो और बार बार इंजेक्शन या सुई के लिए नसों को ढूंढना ना पड़े।
ऑक्सीमीटर। जी हाँ, जब से कोरोना आया है तब से सबसे ज्यादा आवश्यकता ऑक्सीमीटर की ही जान पड़ती है। इससे मरीज की उंगली में लगाकर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के नीडल्स, सुइयां और भी कई औजार हैं जिनकी सर्जरी के समय आवश्यकता होती है। रानी दुर्गावती। हमारे देश में अनेक वीर महिलाएं हुई हैं। उनमें से एक है कालिंजर राज्य के राजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। उस दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। बालिका दुर्गावती बचपन से ही घोड़े की सवारी करने, तलवार चलाने और तैरने में बहुत तेज थी। उनका तीर, बहला व बंदूक का निशाना कभी भी नहीं चूकता था। बालिका दुर्गावती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। दुर्गावती की शादी गड़ा राज्य के राजा दलपति शाह के साथ की गई थी। विवाह के 4 साल बाद ही दलपति शाह की मृत्यु हो गई। रानी ने अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बिठाकर स्वयं उनके संरक्षक के रूप में राजकाज संभाला और इसी तरह रानी कुशलतापूर्वक अपना राज्य संभाल रही थी। लेकिन बहुत समय से अकबर की नजर गड़ा राज्य पर थी। अवसर पाकर अकबर के सेनापति आसफ खान ने गड़ा दुर्ग पर हमला कर दिया। दुर्ग को मुगल सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। लगातार कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन किले के भीतर बारूद खत्म हो गया और रानी को दुर्ग से बाहर निकलकर मुगल सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई में रानी ने घोड़े की लगाम को अपने दांतों से पकड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर बड़ी वीरता से लड़ा। रानी ने मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट डाला, लेकिन रानी का सैन्य बल कम था और मुगल सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। अतः एक समय रानी ने स्वयं को संकट में जानकर अपने ही खंजर से वीर गति को प्राप्त कर लिया। इस तरह रानी ने अपने आत्मसम्मान व अपने राज्य की रक्षा की और इतिहास में अपना नाम अमर करवाया। प्यारे बच्चों, रानी दुर्गावती के बलिदान को प्रतिवर्ष 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, रानी दुर्गावती की कहानी सुनकर आपको भारत की वीर व बलिदानी रानियों की याद आती है? जी हाँ, हमें याद आती है झांसी की रानी, रानी पद्मावती, हाड़ा रानी, रानी कर्मावती, जिन्होंने अपने देश राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। वीर सावरकर। वीर सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनका जन्म 28 मई 1883 को भाजूर, महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। आजादी से पहले जब हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, तब भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर जी ने लगातार संघर्ष किया, प्रयत्न किया। उन्होंने अपने जीवन काल में अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना की थी। अभिनव भारत का अर्थ है नया भारत, ऐसा भारत जिसका सपना वीर सावरकर जी ने देखा था, जो आजाद हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति आजादी की सांस ले सके और अपने विचारों की स्वतंत्रता के साथ जी सके। इस संस्था अभिनव भारत के द्वारा 1905 में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी गई थी। जब वीर सावरकर जी इंग्लैंड में थे, तब उन्होंने इटली के महान देशभक्त मैसिनी की जीवनी लिखी थी। इसके प्रकाशित होते ही इसकी सभी प्रतियों को जब्त कर लिया गया था। इसी के साथ वीर सावरकर जी ने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इतिहास के सच को प्रस्तुत किया। इसके प्रकाशित होते ही उनके बड़े भाई को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। वीर सावरकर जी सभी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, इसीलिए उन्हें इंग्लैंड में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें भारत लाया जा रहा था, तब वे जहाज से निकलकर समुद्र में कूद गए और लंबी दूरी तक तैरकर बंदरगाह पहुंचे। लेकिन फ्रांस में उन्हें फिर से पकड़ लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोह का अर्थ है अपने देश से विद्रोह करना। राजद्रोह के आरोप में वीर सावरकर जी को 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने अंग्रेज अफसर से हंसकर पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? जेल में वीर सावरकर जी पर बहुत अत्याचार किए जाते थे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। आप जानते हैं बच्चों, वीर सावरकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन काल में 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। सजा पूर्ण होने के बाद जब वीर सावरकर जी जेल से छूटकर आए,
तब उन्होंने समरसत्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार किया, अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश दिलवाया और उनके लिए पतित पावन मंदिर बनवाए। वीर सावरकर जी के द्वारा ही तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सबसे पहले दिया गया था। बच्चों, तिरंगे के बीच में लगा नीला चक्र ही धर्म चक्र कहलाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाड नगर में हुआ था, जो वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल व माता का नाम लाडबाई था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राजनीतिज्ञ व अधिवक्ता थे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोधरा में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया। देश में ये पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। उनके प्रयास से गुजरात में बेगार प्रथा समाप्त की गई। बच्चों, बेगार प्रथा क्या है? ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें मजदूर की इच्छा के बिना उनसे काम करवाया जाता है और उसके बदले उसे मजदूरी के रूप में पैसे रुपए कुछ भी नहीं दिए जाते हैं। इस तरह इस प्रथा में मानव का शोषण होता है, जिसे सरदार पटेल ने बंद करवाया। सरदार पटेल ने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदौली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और तब से उन्हें सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्धि मिली। सरदार पटेल को बारदौली का लेनिन भी कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो आजाद रहें और यदि चाहे तो भारत या पाकिस्तान किसी भी देश के साथ मिल सकते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। साथ ही साथ सूचना व प्रसारण विभाग भी उनके पास ही थे। फिर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन कश्मीर, हैदराबाद व जूनागढ़ में कुछ कठिनाइयां आई। हैदराबाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भारत में मिलने का निर्णय लिया। जूनागढ़ का नवाब जनता के डर से पाकिस्तान भाग गया और इसी प्रकार सभी 562 रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने देश को संदेश दिया था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, जो आज के समय में भी सबके लिए सार्थक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार की गई है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये मूर्ति गुजरात राज्य में भरूच के पास साधुबेट नदी पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने हमारे गौरव भाग 2 के अंतर्गत महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत, रानी दुर्गावती, वीर सावरकर जी तथा वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आप सबको ये जानकारी उपयोगी व अच्छी लगी होगी। आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। याद रखें 2 गज दूरी